आप सबको मेरा नमस्कार। आज की इस स्वास्थ्य चर्चा में आप सबका स्वागत है। आज की इस स्वास्थ्य चर्चा में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जिसे कॉमनली हम लोग आईबीएस के नाम से जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। दैट इज आईबीएस, इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम। आयुर्वेद में इसको गृहिणी कहा जाता है। तो हम लोग एक बार इस पे चर्चा शुरू करते हैं कि आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया गया है। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये होता क्या है। ये एक ऐसी हमारी पाचन शक्ति, जो पाचन की क्रिया है, उससे रिलेटेड होने वाली डिसऑर्डर है, जिससे कि हम लोग अगर अपनी डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान रखें तो हम लोग इसको आइडियली, अगर इनिशियली हमें स्टार्टिंग में पता लगे तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, चेंजेस करके हम लोग उसमें हेल्प कर सकते हैं। अगर डिजीज का हमें एडवांस स्टेज में पता लगता है कि हाँ दिस इज ऑलरेडी बीन सेट, तो हम लोग अपने डाइट और लाइफस्टाइल से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें आयुर्वेद क्या बताता है, कैसा आपका डाइट, कैसा लाइफस्टाइल होना चाहिए। कुछ खाने पीने की ऐसी चीजें जो इसमें बहुत हेल्प करती हैं, या कुछ ऐसी चीजें जो इसको एग्रेवेट करती हैं, बढ़ाती हैं, वो चीजें नहीं लेना चाहिए। तो एक बार हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। पहले समझते हैं कि इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम या आईबीएस होता क्या है। ये एक बड़ी आंत की अपनी जो डिसऑर्डर है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे हम लोग कहते हैं, बड़ी आंतें जो हैं हमारी, उसका एक डिसऑर्डर माना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो ये स्टार्ट तो हम लोग हमारी कहेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो इन्वॉल्व है, स्टार्ट होता है हमारी अग्नि से। जब हमारी अग्नि या डाइजेस्टिव पावर जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करती, और ऐसा कुछ समय तक चलता है, लाइक अगर जिसे हम लोग ने इग्नोर कर दिया, या कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक हम लोग ऐसे डाइट या लाइफस्टाइल में रहें जो इसके लिए एग्रेवेटिंग फैक्टर हैं, और डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या जो भी आम बनता रहता है इन प्रॉपर डाइजेशन की वजह से, उस पर हम लोग अगर कुछ वर्कआउट नहीं करते हैं, उसको हम लोग एड्रेस नहीं करते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू ईयर्स एक्चुअली, या मतलब थोड़े कुछ सालों में या फिर कुछ महीनों में, अगर एग्रेवेटिंग फैक्टर ज्यादा रहे तो हम लोग आईबीएस से सफर कर सकते हैं। आईबीएस एक डिजीज, एज अ डिजीज सेटअप हो जाती है। तो इसको, ये सडनली नहीं होती। एक तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सडनली आपको आईबीएस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सडनली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वो नहीं होता है। उसमें जितने भी एग्रेवेटिंग फैक्टर्स हैं, अगर वो हमारे परसिस्टेंटली हमारे लाइफस्टाइल में परसिस्ट करते हैं और निग्लेक्टेड रहते हैं ना, हमारे लाइफस्टाइल में हम लोग खाने पीने में उसको बढ़ाने वाले जितने या आईबीएस होने में जितने फूड्स उसके कारण हो सकते हैं, वो हमारे डाइट में रेगुलर रहते हैं, और हमें थोड़ा बहुत सिम्टम्स आने लगते हैं मगर हम उसको इग्नोर करते जाते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स, आई विल से मंथ्स और ईयर्स, ये एक एज अ डिजीज सेटअप हो जाता है। जिसमें कि हमें कैसे पता लगता है, पर्टिकुलरली हमारी जो बॉवल हैबिट्स हैं, मतलब हमारी जो एलिमिनेशन की का प्रोसेस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। मल जो पास करने का हमारा प्रोसेस है, डिस्टर्ब बॉवल मूवमेंट्स रह जाती हैं, बॉवल हैबिट्स जो है डिस्टर्ब होती हैं। जिसमें भी पर्टिकुलरली ऐसा होता है कि या तो डायरिया होता है, जैसे बहुत कॉमनली ये है कि आपको एलिमिनेशन के लिए या स्टूल पास करने के लिए 3-4 बार जाना पड़ता है ना। इट कुड बी पूरे दिन में 3-4 बार जाएंगे, या सुबह सुबह में 3-4 बार जाना पड़ेगा ना? तो या फिर उसके साथ विल डिस्कस डिटेल जो उसके सिम्टम्स हैं। या फिर इनिशियली आप कैसी चीजें देख सकते हैं कि आपको कभी डायरिया होता है, लाइक कभी तो अतिसार के या लूज बॉवल्स के सिम्टम्स रहते हैं, कभी सडनली कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो आप एक चीज ये नहीं बता सकते कि आपका बॉवल कॉन्स्टिपेटेड रहता है या लूज बॉवल्स रहते हैं। इट गोज इन ऑल्टरनेटिवली। इससे हमें पता लगता है कि हमारी जो अग्नि है या हमारी जो पाचन क्रिया है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, तो हमें उसको ठीक करने के लिए स्टेप्स लेना चाहिए। कुड बी डाइट करेक्शन, कुड बी लाइफस्टाइल करेक्शन, कुड बी हमारा कुछ अग्नि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ मेडिसिन या कुछ हर्ब्स या कुछ होम रेमेडीज, उन सबको हमें डिपेंड करना चाहिए।
आयुर्वेद में जैसे मैंने बताया इसको गृहिणी नाम दिया जाता है। गृहिणी इज लाइक द इंटेस्टाइन, द लार्ज इंटेस्टाइन, उसका नाम है। तो उसमें जो डिजीज सेटअप होती है उसको हम लोग गृहिणी कहते हैं। ना अगर हम लोग इसके कारण देखें, हम लोग कॉजेज में आए कि आईबीएस जो है या इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम जो है या फिर जिसे हम लोग गृहिणी कहते हैं, उसमें होने वाले क्या कारण हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे पहले आयुर्वेद में बताया गया है वो है हमारा स्ट्रेस। बिकॉज स्ट्रेस से हमारी जो पाचन क्रिया है शरीर की, जो हमारी खाने की पचने की जो क्रिया है वो डिस्टर्ब होती है ना। तो प्रोलॉन्ग स्ट्रेस रहता है या एंजाइटी रहती है, उसमें इरिटेबल बॉवल होना ये बहुत एक कॉमन सिम्टम हो जाता है। और आप देखेंगे भी अगर किसी को ये हेल्थ इशू है तो उनमें जैसे ही थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ा या एंजाइटी बढ़ा तो उनको ये सिम्टम्स वापस से होने लगते हैं। बिकॉज इसका एक्चुअली एक पैटर्न होता है इस डिजीज का। ये अगर आपका डाइट लाइफस्टाइल प्रॉपर आप कंट्रोल में रखते हैं, जो सजेस्टेड है आपके लिए इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज, तो उसमें अगर आप इसको प्रॉपर रखें तो आप देखते हैं कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड, कोई इमोशंस ज्यादा हो रही हैं या कुछ भी इसके सिम्टम्स ऐसा नहीं आते हैं। मगर जैसे ही आपका लाइफस्टाइल में थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा या एंजाइटी बढ़ी या खाने पीने में ऊपर नीचे हुआ तो आपको वापस से ही सिम्टम्स होने लगते हैं। तो इसे हम लोग एक बार ये कह सकते हैं कि ये पीरियोडिकली सिम्टम्स ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। जिनके लाइफस्टाइल में या फिर ईटिंग रूटीन में इनमें चेंजेस वो नहीं करते हैं उनको ये परसिस्ट करता है, डेली उनको ऐसे ही सिम्टम्स रहते हैं। मगर जिनको इसका कॉजेज हम लोग एक बार एड्रेस कर देते हैं या हम लोग कॉज को कह सकते हैं कि हमें समझ आ जाता है कि हमारे लाइफस्टाइल में ये गड़बड़ हो रही है, अगर हम इसको ठीक रखते हैं तो हमारा जो बॉवल हैबिट्स है वो रेगुलर रहती है, इरिटेबल बॉवल नहीं होता, हमें वैसे सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। तो जैसे ही एग्रावेटिंग फैक्टर्स आप देखते हैं आपकी रूटीन में, देन वो सिम्टम्स वापस आ जाते हैं। तो किसी किसी में इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा रहती है या इंटेंसिटी भी ज्यादा रहती है। फ्रीक्वेंसी इन द सेंस किसी किसी को ये डेली या हफ्ते में 3-4 बार ऐसा हो ही जाता है, किसी किसी को महीने में 1-2 बार या 2-4 बार ऐसा होता है और फिर थोड़े दिनों के लिए रहता है, उसके बाद ये अपने आप से सबसाइड करता है जैसे ही उसके एग्रावेटिंग फैक्टर्स को एड्रेस किया जाता है। तो इसके बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके कॉजेज हो जाते हैं। इसी में आयुर्वेद आपकी हेल्प करता है कि वी लुक इनटू द कॉज। सबके लिए कॉज सेम नहीं रहते, हर इंडिविजुअल का डाइट, हर इंडिविजुअल का लाइफस्टाइल, हर इंडिविजुअल की प्रकृति वो डिपेंड करती है कि आपको कैसे सिम्टम्स होते हैं। बिकॉज इसके बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं सबके लिए। तो आपकी लाइफस्टाइल में, आपके डाइट में उस रीजन को देखना एंड देन उसको एड्रेस करना, दिस इज वेयर आयुर्वेदा हेल्प्स। आयुर्वेदा आपको उसमें हेल्प करता है कि आपको कॉज देखें, उसके एग्रेवेटिव फैक्टर्स जो हैं, और आपकी अगर प्रकृति ऐसी है जिसमें ये चीजें होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, या फिर आपकी प्रकृति में कैसे डाइट और लाइफस्टाइल या कैसा खाना या कैसा लाइफस्टाइल आपका होना चाहिए, आप उसको एड्रेस करते हैं, तो दिस प्रॉब्लम इज इजिली मैनेजेबल विद डाइट एंड लाइफस्टाइल। इसमें जैसे हम लोग ने कॉजेस में शुरू किया था कि स्ट्रेस है हमारा, जैसे इन्फेक्शियस डायरिया जिसको हम लोग कहते हैं कि ऑन एंड ऑफ आपको अगर बहुत ज्यादा स्टमक इन्फेक्शन होता रहता है तो भी आपका धीरे धीरे बॉवल्स जो हैं वो इरिटेबल की तरफ सेटअप होने लग जाते हैं ना। अगर बहुत फ्रिक्वेंटली इन्फेक्शन से खाने में कुछ आ गया या पानी में कुछ आ गया तो लूज मोशंस बहुत फ्रिक्वेंटली होने लगती हैं। बिकॉज हमारे उस कंडीशन में हम लोग को लगता है कि हम ठीक हो गए, मगर हमारी जो अग्नि है, जो डाइजेस्टिव फायर है, वो इफेक्ट हो जाती है, और वो इफेक्ट होने से लॉन्ग टर्म में आईबीएस होने के चांसेस हो जाते हैं अगर उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया जाता है। ऐसे ही बहुत ज्यादा आप कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स लेते हैं, बहुत ज्यादा स्टिमुलेंट्स आपके डाइट में रहते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, बहुत ज्यादा कॉफी हो गई या बहुत ज्यादा चाय हो गई, ये भी इसके कॉजेज हो सकते हैं। अगेन प्रकृति पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी कैसी प्रकृति है, आपको कैसे फूड में इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसे ही अगर आपको लैक्टोस इंटॉलरेंस है या ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, जो कि या तो एड्रेस रह जाती है या आपको पता नहीं रहता है या इग्नोर रहती है या थोड़ी बहुत होती है जो हमें डेली रूटीन में अपने नहीं भी पता लगता, तो अगर वो कॉन्टिन्यूसली
हम लोग ऐसी डाइट और लाइफस्टाइल हम लोग ऐसी डाइट लेते रहें जो कि लैक्टोस है या ग्लूटेन है, जैसे कि वीट है या मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, वो रेगुलरली हम लेते रहें, मगर बॉडी में उसकी कुछ इनटॉलरेंस है, तो भी ये एक कॉज हो जाता है आपकी बॉडी में आर्म फॉर्मेशन का, दैट इज इनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स, जिसे कि हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करती है। तो उसमें भी ये होने के ये एक कॉज हो जाता है आपका अल्टीमेटली आपकी जो आंतें हैं उसको इफेक्ट करने में। ऐसे ही बहुत ज्यादा एक्सपोजर टू जंक फूड्स, बहुत ज्यादा फास्ट फूड है या पैक्ड फूड्स हैं, जैसे कि यू नो पिज्जाज हैं, बर्गर्स हैं, ब्रेड्स हैं, इंस्टेंट फूड्स हैं जैसे मैगी है या बिस्किट्स हैं, जो भी इंस्टेंट फूड्स हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उनमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव्स हैं, कुछ ना कुछ प्रोसेसेस करके वो जो फूड आइटम्स है वो बनाई जाती हैं, कुछ उसमें प्रिजर्वेटिव्स भी रहते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म उसका एक्सपोजर रहता है या फिर हम ज्यादा उसका कंजम्पशन हमारा डाइट में रहते हैं, तो वो भी इसका एक कॉज होता है। कॉमनली अगर हम लोग सिम्टम्स को देखें ना, बहुत कॉमन जो साइंस और सिम्टम्स हम लोग इसमें देखते हैं, एक तो पेट में दर्द ऑन एंड ऑफ होता रहता है या फिर कॉन्टिन्यूसली होता है। जैसे मैंने बताया कि इसके सबके लिए अलग अलग साइंस और सिम्टम्स होते हैं, कुछ कॉमन साइंस और सिम्टम्स हैं, मगर उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पर्सन टू पर्सन वो वेरी करती है, बिकॉज आपकी डिजीज किस स्टेज की है, किस कंडीशन में है, आपका लाइफस्टाइल, आपका डाइट कितना ज्यादा कंट्रोल में है, वो सब पे डिपेंड करता है। तो एक कॉमनली जनरल सिम्टम्स हम लोग देखें तो एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द रहना, पेट में जैसे क्रैम्प्स होते हैं, एंठन जैसा जो दर्द होता है, पेट फूलना ना, ब्लोटिंग है, बहुत ज्यादा आपकी एलिमिनेशन रहती है या बॉवल मूवमेंट्स आपकी ज्यादा रहती हैं, like regularly it's once or twice depending upon every person has, सबके पास अपना, सबका एक अपना रूटीन होता है एलिमिनेशन का, या तो वंस इन अ डे या ट्वाइस इन अ डे। मगर अगर इससे ज्यादा है, 3-4 बार सुबह सुबह है, या पूरा दिन में 5-6 बार है, या हर बार खाना खाने के बाद जाना पड़ता है मोशन पास करने के लिए, तो ये सबका अपना इंडिविजुअल अलग अलग सिम्टम्स इसमें आते हैं, मगर ये सब हम लोग आईबीएस में ही कंसिडर करते हैं, दैट इज इरिटेबल बॉवल है। ऐसे ही या तो कभी डायरिया या कभी कॉन्स्टिपेशन, या ऑन एंड ऑफ होता रहेगा, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है एंड देन लूज बॉवल्स करने के लिए कुछ लैक्सेटिव्स लेने पड़ते हैं, या कभी लूज मोशंस हो जाती हैं तो उसको एड्रेस करने के लिए मेडिसिन लेनी पड़ती है। तो ये भी सिम्टम पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ऑन एंड ऑफ, या तो डायरिया हो जाएगा या कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और है म्यूकस, स्टूल्स में म्यूकस, व्हाइट डिस्चार्ज जो है वो स्टूल्स में होता है, आम जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, कि आपके मल में आम दिखता है, वो पास होता है, तो वो भी एक इसका सिम्टम है। या फिर बहुत ज्यादा थकावट है, या खाना खाने की इच्छा नहीं है, ये वॉमिटिंग जैसा मन होता रहता है, ये बहुत कॉमन से एक इसमें सिम्टम्स हम लोग देखते हैं। जैसे हम लोग ने अभी बात करी, बॉवल हैबिट्स है, या तो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन है, डायरिया है, पेट में दर्द है, या फिर आपको कभी ऐसा लगता है कि मोशन पास किया मगर कंप्लीटली बॉवल्स क्लियर नहीं हुआ, जो म्यूकस है बहुत ज्यादा वो डिस्चार्ज होता है, ब्लोटिंग है, पेट फूलना है, वो बहुत कॉमनली हो जाता है, एब्डोमिनल पेन्स है, ये एक पिक्चराइजेशन से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है ना। तो ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। आईबीएस है बहुत ये अलग अलग तरह का होता है, मेनली 3 टाइप्स ऑफ आईबीएस माना गया है, या तो कॉन्स्टिपेटेड या डायरिया, बहुत ज्यादा बॉवल मूवमेंट्स, या फिर ऑल्टरनेटिवली डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, ऐसे। सो ऑल इट कम्स अंडर आईबीएस। जैसे कुछ लोगों को ऐसा हो जाता है कि इनकम्प्लीट बॉबल्स लगते हैं एंड देन दे कीप ऑन गोइंग, 3-4 बार मोशन जाना पड़ता है, मोशंस लूज नहीं होते, दे आर प्रॉपर्ली फॉर्म बट दे आर गोइंग 3-4 टाइम्स, तो वो भी इसके एक टाइप में है, लाइक इनकम्प्लीट बॉबल मूवमेंट्स आपकी जो है उसमें आ जाता है। या फिर प्रॉपर्ली फॉर्म बॉबल्स नहीं होती और 3-4 बार जाना पड़ता है, या फिर हर बार खाना खाने के बाद जाना पड़ता है, या फिर इससे ज्यादा भी किसी किसी को फ्रीक्वेंसी हो जाती है। या तीसरा इसका टाइप या कैटेगरी हम लोग कहेंगे कि कभी डायरिया हुआ, कभी कॉन्स्टिपेशन का, कभी तो ऐसा होता है कि मोशंस क्लियर नहीं हो रहे हैं, कभी ऐसा होता है कि विदाउट एनी रीजन डायरिया हो गया, 3-4 बार मोशन जाना पड़ा। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ आईबीएस में कंसिडर किया जाता है। नाउ इसको हम लोग आयुर्वेदिक इसकी कॉजेस में देखें तो जैसे मैंने बताया, आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, अग्नि जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे ही वो डिस्टर्ब होती है
तो गृहिणी जो IBS जिसको कहा गया है, जिसकी कोर गृहिणी में एक्चुअली आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा अलग अलग सिम्टम्स रहते हैं, मगर उसको अगर हमें कोरिलेट करना है या एक कॉमन लैंग्वेज में आपको बताना है तो हम कह सकते हैं कि काफी हद तक इसके जो सिम्टम्स हैं वो IBS से मिलते जुलते हैं। तो हम लोग इसको कोरिलेट कर देते हैं कि IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसा गृहिणी वैसे ही है ना। तो उसमें आपकी अग्नि, आपकी डाइजेस्टिव फायर अग्नि, जैसे ही अग्नि प्रॉपर नहीं है, आपकी अग्नि मांद्य है, दैट इज लो डाइजेस्टिव फायर है ना? आपको इनडाइजेशन होने लगता है, इनडाइजेशन होता है तो उसकी वजह से या तो डायरिया रहने लगता है या इनडाइजेशन परसिस्ट करता है या फिर आपकी डाइजेस्टिव फायर है वो लो ही रहती है। तो ये सब इसके कॉजेज होते हैं। तो कॉज इज नॉट समथिंग रिलेटेड विद एक्सक्रीटरी सिस्टम। कॉज जो है आपका आपकी एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। कॉज जो है वो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है ना? जैसे हम लोग ये कॉमनली, हमने एग्जाइटी और स्ट्रेस की बात करी, हम लोग ये कॉमनली देखते हैं कि अगर हम स्ट्रेस में हैं या तो हमें भूख नहीं लगती है, या फिर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी परसिस्ट करती है, किसी किसी को उससे डायरिया भी हो जाता है, लूज मोशंस होने लगती है। ये चीज हम लोग अपने कॉमन रूटीन में देखते हैं। जैसे किसी चीज की कोई टेंशन हो या कोई नर्वसनेस हो या एंजाइटी हो, तो किसी किसी को 2-4 बार मोशन जाना और ये कॉमनली होने लगता है। तो इट शोज कि आपका स्ट्रेस जो है वो आपकी डाइजेस्टिव जो आपका प्रक्रिया है उसको डायरेक्टली इफेक्ट करता है ना। तो इसमें स्ट्रेस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। इसका एज एन एग्रेवेटिंग फैक्टर, जैसे ही आपका स्ट्रेस बढ़ेगा आपके या तो इसके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे या उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी या फिर उनकी इंटेंसिटी, जिसे हम लोग कहते हैं कि नॉर्मली 2-3 बार मोशन होता है, मगर जैसे ही स्ट्रेस बढ़ा तो 6-7 बार मोशन होने लगेगा, या फिर स्टमक में पेन जो नॉर्मली नहीं होता है वो भी होने लगेगा। तो इसके जो सिम्टम्स है आपके लाइफस्टाइल, आपके डाइट पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। तो हम लोग अगर बात करें कि आपकी डाइजेस्टिव फायर की, जहां हमने बात करी, तो उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा जो कफ दोष है उसका डोमिनेंस रहता है, मगर हमारे बॉडी के तीनों दोष उससे इम्बैलेंस हो जाते हैं। सो रिलेटेड विद आवर डाइजेशन, डाइजेशन में हमारे वात पित्त कफ तीनों दोषों की इन्वॉल्वमेंट रहती है। जनरली हम लोग कहते हैं पित्त जो है, डाइजेस्टिव फायर जो है वो ज्यादा डोमिनेट है, मगर वात और कफ का भी उसमें रोल रहता है। तो तीनों जो दोष हैं वो एक साथ मिलकर हमारी पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग रखते हैं। तो जैसे ही कफ कफ जिसे हम लोग कहते हैं कि आम जो हमारी बॉडी में, या फिर मेटाबॉलिज्म जो हमारा डिस्टर्ब होता है, तो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो गड़बड़ होने लगती है। अगर हम लोग उसको एड्रेस नहीं करते, धीरे धीरे इनडाइजेशन की कंडीशन आ जाती है एंड अग्नि मांद्य जो कि लो डाइजेस्टिव फायर वो एक बार सेटअप हो जाती है। तो आप थोड़ा बहुत भी कुछ खाते हैं ऐसा जो कि हेवी टू डाइजेस्ट है या बहुत हेल्दी में हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, तो आपको इमीडिएटली उसके सिम्टम्स दिखते हैं। तो दिस शोज कि आपकी बॉडी जो है वो अग्निमांद्य, लो डाइजेस्टिव फायर की तरफ है। और अगर ये परसिस्ट करती रहे तो कॉमनली हमें सिम्टम्स एज इन जनरली पता नहीं लगते, मगर धीरे धीरे हमारे बॉडी में वो आम इकट्ठा होता रहता है। अनडाइजेस्टेड जो टॉक्सिन्स हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं एंड देन दे स्टार्ट इफेक्टिंग आवर इंटेस्टाइन्स। अब हम लोग इसकी ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं मेडिसिन की या हर्ब्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज वो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक हैं, बहुत कस्टमाइज होते हैं कि आपको, आपकी कैसी प्रकृति है, आपको क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, आपका कॉज क्या है, उसके हिसाब से इसकी मेडिसिन जो है वो हम लोग डिसाइड करते हैं। मगर एक ट्रीटमेंट एस्पेक्ट्स देखें तो हमें किस डायरेक्शन में इसकी ट्रीटमेंट होती है, सबसे पहले है वो करेक्शन ऑफ अग्नि। आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है उसकी तरफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देना ना, जिसमें कि लंघन होता है, फास्टिंग ना। मतलब आप आयुर्वेद में फास्टिंग डजंट मीन कि आप खाना बंद कर दीजिए ना, कि कुछ नहीं खाया दैट इज फास्टिंग। नो, आयुर्वेदा सजेस्ट फास्टिंग इज लाइट टू डाइजेस्ट मील्स ना, बहुत हल्का खाना और इजी टू डाइजेस्ट। अगेन इट कुड बी मोर लिक्विड्स बट न्यूट्रिशियस डाइट ना, मतलब जिसमें आपका न्यूट्रिशन भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, मगर पाचन क्रिया जो है उस पर भी बहुत ज्यादा वजन नहीं आए, बहुत ज्यादा हैवीनेस नहीं हो। सो धीरे धीरे आपकी बॉडी में जो आम इकट्ठा होता जा रहा है उसको हम लोग कम कर सकें। उसमें
डाइट में जब हम बात करते हैं, सो इट कुड बी सूप्स, दाल का पानी है ना, जैसे बहुत पतली खिचड़ी है, चावल का पानी है, कुछ डिफरेंट वेजिटेबल्स का या कुछ डिफरेंट दालों का पानी है जो कि इजी टू डाइजेस्ट है, दैट इज वार्म लिक्विड डाइट, मोर इजी टू डाइजेस्ट। इसमें इसको हम लोग लंगन कहते हैं ना, जिसमें कि ऐसी डाइट आपको दी जाती है। पर्टिकुलरली सूप्स होते हैं, बहुत आयुर्वेद में डिफरेंट तरह के ऐसे प्रेपरेशंस बताई गई हैं, जिसे इन जनरल कॉमन लैंग्वेज में जैसे मैं बता रही हूँ कि इट कुड बी सूप्स, दाल का पानी हो गया, पतली खिचड़ी हो गई, वेजिटेबल सूप्स हो गए ना, जिसमें कुछ भी हैवी टू डाइजेस्ट ना हो ना। दैट इज, जब हम लोग वो थोड़े दिनों के लिए लगातार लेते रहते हैं तो हमें हमारी बॉडी में जो आम इकट्ठा हुआ है उसको डाइजेस्ट होने के लिए टाइम मिलता है। सो धीरे धीरे हमारी जो अग्नि है वो करेक्ट होती रहती है। ऐसे ही जहां हमने बात करी कि आम दोष है, तो उसमें दीपन पाचन की भी जरूरत है। दीपन पाचन इज आपकी बॉडी की पाचन शक्ति को बढ़ाने की हर्ब्स या स्पाइसेस या जो भी हम लोग रेगुलर रूटीन में अपना डाइट में बात करें तो ऐसी चीजें जो कि पाचन बढ़ाएं, जिसमें हम लोग रेगुलर में देखें हमारे घरों में जो हमें अवेलेबल है वो है स्पाइसेस। तो आपकी अग्नि भी बढ़ाएं और आपकी पाचन क्रिया जो है उसको भी स्ट्रॉन्ग करें। तो जैसे ही हम लोग आम की चिकित्सा करने लगते हैं, इसमें आम जो हमारी बॉडी में लो डाइजेशन होने की वजह से बनता रहता है, उसको एड्रेस होता है, तो धीरे धीरे सभी जो दोष हैं वो करेक्ट होते रहते हैं। एंड पर्टिकुलरली एज एन इंडिविजुअल हमारे लिए जो पॉसिबल है वो है डाइट एंड लाइफस्टाइल, जहां हम लोग दीपन पाचन की हमने बात करी, अग्नि करेक्ट करने की बात करी, वो सब हम लोग पेशेंट के हिसाब से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। मगर डाइट और लाइफस्टाइल ऐसी चीज है जो कि आप खुद फॉलो करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि कैसी डाइट लेनी चाहिए, क्या इसके एग्रावेटिंग फैक्टर्स होते हैं और आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। हम लोग सबसे पहले डाइट की बात करें तो उसमें हम लोग डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं कि डूज इज लाइक जो आपको अगर आईबीएस है या ऐसे कुछ भी इनिशियल सिम्टम्स भी आपको लगते हैं तो आपको कैसा खाना खाना चाहिए और आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। डोंट्स इज जो आपको बिल्कुल आपके लाइफस्टाइल में या तो बहुत कम हो जाना चाहिए, बहुत रेयर हो जाना चाहिए या बिल्कुल एलिमिनेट कर देना चाहिए ना? तो उसमें हम लोग डूज में बात करें तो पुराने चावल हैं, जवार है, हमारी दालें हैं, दालों में जैसे मूंग की दाल है, सब तरह की लेंटल्स हैं, लाइट टू डाइजेस्ट जो हमारे फूड्स हैं, जैसे कि सूप हो गए, थोड़ा सौंठ हो गई, ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाती हैं। अनार हो गया, बिना फैट का, या टोन्ड मिल्क हो गया, बटर मिल्क जिसे हम लोग छाछ कहते हैं वो अच्छा है। गर्म पानी या गुनगुना पानी डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन, ऑब्वियसली गर्मी में हम लोग आपको गर्म पानी सजेस्ट नहीं करते, बट इट कुड बी लिटिल ल्यूकवार्म और रूम टेम्परेचर वाटर। तो ये सब है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका डी स्ट्रेसिंग ना, कुछ ना कुछ डी स्ट्रेसिंग आपके रूटीन में जरूर हो, बिकॉज ये बहुत कॉमनली हम लोग देखते हैं कि जहाँ आईबीएस किसी को है या उसको होने के चांसेस हैं, तो आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा एक फैक्टर होता है। हम लोगों को जनरली स्ट्रेस होने की टेंडेंसी होती है ना, जैसे कि एंजाइटी जिसे कहते हैं ना, कि एंजाइटी भी हो जाती है छोटी छोटी चीजों का जो स्ट्रेस ले लेते हैं डेली रूटीन में होने वाली चीजों का, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो जैसे ही आपको इसमें से कोई भी सिम्टम लगे या इधर यू आर सफरिंग फ्रॉम आईबीएस, तो आपको अपने स्ट्रेस पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। उसमें आप कुछ योगा है, कुछ मेडिटेशन है, और कुछ माइंड को रिलैक्स करने वाली जो भी आपको अच्छा लगे वो सब चीजें आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। प्रॉपर आपको नींद लेना चाहिए, कंप्लीट प्रॉपर रेस्ट होना चाहिए, बिकॉज ऐसे हम लोग अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं कि lack of sleep because of anxiety, because of stress, या lack of rest, हर टाइम काम में लगे रहना है, हर टाइम किसी ना किसी चीज की एंजाइटी रहनी, स्ट्रेस रहना है छोटी छोटी चीजों, ये सब हम लोग कॉमनली देखते हैं जो लाइफस्टाइल में होती है आईबीएस के को सफर करने वाले पेशेंट्स में। ये चीजें कॉमनली हम लोग देखते हैं, तो इसको जरूर एड्रेस करना चाहिए इसमें। डाइट
कई बार ऐसा देखते हैं कि हम लोग डाइट में सब कुछ अच्छा करते हैं, सब कंप्लीट ना, जो जो बताया गया सब अच्छे से फॉलो करते हैं, मगर उसको फॉलो करने में भी आप एंजाइटी में से सफर करते हैं ना, ऐसा ही खाना लेना है, ये नहीं लेना है, ये लेना है। तो अगर उस चीज का स्ट्रेस या उस चीज की एंजाइटी रहती है तो हमारी जो हेल्दी डाइट है वो भी हमें बहुत ज्यादा हेल्प नहीं कर पाती, बिकॉज स्ट्रेस इज अफेक्टिंग द डाइजेशन ना, तो हमें डाइजेशन पे बहुत ज्यादा इसमें काम करना है। तो एक एक रूल के जैसे देखें तो लाइट टू डाइजेस्ट, लिटिल स्पाइसेस जो कि डाइजेस्टिव भी हों, मगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पाइसेस इसमें नहीं दिए जाते हैं। जैसे हीटिंग बहुत ज्यादा लहसुन है, बहुत ज्यादा प्याज है, अनियन लाइक कच्चे प्याज हैं, या फिर बहुत तेज मिर्च मसाले हैं, बहुत गरम मसाले हैं, ये सब उसमें सुजेस्टिबल नहीं होता है। तो हम लोग ने जहाँ मसालों की बात करी, इट इज ऐसे मसाले जो कि हमारे डाइट और लाइफस्टाइल सॉरी जो हमारी पाचन क्रिया को में हेल्प करें, मगर बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड्स की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं ना। तो लाइट टू डाइजेस्ट, जैसे हमने बटर मिल्क की बात करी, डिस्कस अबाउट ना, कि तक्र जो जिसे हम लोग तक्र कहते हैं संस्कृत में, या छाछ, वो भी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब लोग डोंट्स में आ जाएं कि जो हमें नहीं लेना चाहिए, तो अगर किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस की वजह से ऐसा हुआ है तो उनको ये वीट है, मक्की है, जौ है, बहुत ज्यादा उड़द की दाल है, बहुत ज्यादा सोयाबीन है ना, राजमा छोले हैं, बहुत ज्यादा आलू है, जो पचने में भारी हम लोग हम जो हमें सब पता है कि पचने में भारी होते हैं, पता है राजमा छोले, मकई का आटा, या इवन गेहूं, ये भी किसी किसी के लिए हैवी टू डाइजेस्ट हो जाता है ना। बहुत ज्यादा ऑयली फूड, बहुत ज्यादा नॉन वेज है, चिकन है, फिश है ना, बहुत ज्यादा सैलड्स हैं ना। नाउ सैलड्स इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस हियर कि हम लोग कच्ची वेजिटेबल्स जितनी भी होती हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं, वो हैवी टू डाइजेस्ट में आ जाती हैं, तो हम सैलड्स इसमें सुजेस्टिबल नहीं होते हैं। आप कुछ भी आप लीजिए, पका हुआ हो, कुक्ड हो, कच्चा जो भी है वो सुजेस्टिबल नहीं होता है इसमें ना, बिकॉज कच्चा जो भी है वो हैवी टू डाइजेस्ट हो जाता है ना। तो ग्रीन वेजिटेबल्स भी अगर आप ले रहे हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए, मगर इट शुड बी कुक्ड। सैलड्स तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कच्ची चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही फ्रूट्स में जो हैवी टू डाइजेस्ट हैं ना, जैसे पपीता हो गया, पपीता का भी हमें पता है कि कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, मगर लेक्सेटिव है ना, तो बहुत ज्यादा बॉवल्स इंक्रीज करना या हीटिंग भी होता है, उष्ण माना गया है ना, तो उसके वो अवॉइड करना। आम हमें पता है बहुत हैवी टू डाइजेस्ट होता है, एप्पल भी है तो फाइबर उसमें बहुत ज्यादा रहते हैं तो हैवी टू डाइजेस्ट होता है। ऐसी चीजें जो हमें पता है कि पचने में भारी हैं। ऐसे ही दिन में सोना जो है हमारी पाचन क्रिया को स्लो डाउन करता है, तो हमें तो पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करना है, बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिन में नहीं सोना है ना। इसमें डिपेंड करता है आपकी प्रकृति पे, आपके कभी कि कुछ लोगों को अगर उनका लाइफस्टाइल ऐसा रहता है, हम लोग दिन में थोड़े टाइम के लिए नैप लेना सुजेस्ट करते हैं, मगर यहाँ हम लोग दिन में नहीं सोना की बात करते हैं। दैट इज 2-3 घंटे सो गए, खाना खा के सो गए, जिससे हमारी पाचन क्रिया स्लो डाउन हो जाए। हम लोग वो वैसी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, वैसे डे स्लीप की बात कर रहे हैं। ऐसे ही रात तक जगना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, हमारी नेचुरल अर्जेस जितनी भी हैं, जैसे यूरिन पास करना है या मल पास करना है, इन सबको हमें रोकना नहीं चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हमारे डूज एंड डोंट्स में ना, डाइट और लाइफस्टाइल में, जो कि अगर हम इन चीजों से सफर कर रहे हैं तो हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, दैट्स अ इम्पोर्टेंट थिंग, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं इस डिजीज के को बढ़ाने में या उसको कंट्रोल में रखने में। जैसे हमने अभी बात करी, तो कॉमनली हम लोग देखें जो स्पेसिफिकली एग्रेवेटिंग फूड्स हैं, उसमें कच्ची चीजें, पत्तेदार चीजें, बहुत ज्यादा बेवरेजेस, लिक्विड जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, बहुत ज्यादा सोडा है, ऐसी चीजें हैं, बहुत ज्यादा चॉकलेट्स हैं, कॉफी है, बहुत ज्यादा डायरी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज्यादा दूध है या दूध से बनी हुई चीजें हैं, चीज है, पनीर है, जिसे हम लोग मावा कहते हैं, वो है। सो ऐसी चीजें हैवी टू डाइजेस्ट है ना। बहुत ज्यादा जूसेस हैं, बहुत ज्यादा नट्स हैं, ये सब जो है आईबीएस को या
इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम है उसको बढ़ाने में कारण होते हैं। तो ये सब फूड्स हमें नहीं लेना है। नाउ जैसे हमने बात करी तक्र, दैट इज बटर मिल्क, इसमें बहुत अच्छी चीज बताई गई है कि अगर किसी को आईबीएस की प्रॉब्लम है तो हम लोग अगर खाने पीने में अपनी बात करें तो तक्र जो है या बटर मिल्क जो है उनके लिए बहुत अच्छा बताया गया है। बिकॉज एक तो ये लाइट टू डाइजेस्ट है, सेकेंडली पाचन क्रिया को बढ़ाने की प्रॉपर्टीज रखता है। इसमें हम लोग अगर थोड़ा सा नमक या थोड़ा सा भुना हुआ जीरा जो इसकी पाचन क्रिया जो पाचन क्रिया को बढ़ाने की शक्ति है उसको और थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देता है, वो सब ऐड करके अगर हम लोग इसको लेते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है आईबीएस में। तो डाइजेशन में इजी है, इसमें फैटी कंटेंट बहुत कम रहता है ना। तो रूटीन में भी अगर आईबीएस से सफर करने वाले लोग अगर इसको रूटीन में लेते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छी एक डाइटरी फूड बताया गया है बटर मिल्क। मगर इसमें ध्यान रखें कि हम लोग पैक्ड बटर मिल्क की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रेश बटर मिल्क, रूम टेम्परेचर बटर मिल्क ना, घर पे बना हुआ ताजा और जो ठंडा नहीं हो, रूम टेम्परेचर का हो। अगर हम लोग ठंडा करके ये ले लेते हैं तो ऑब्वियसली वो हैवी टू डाइजेस्ट हो जाता है। हम तो पाचन क्रिया को बढ़ाने की ना वार्म फूड्स की बात कर रहे हैं, मगर अगर हमने बहुत ज्यादा इसमें आइस डाल के लिया तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो इट शुड बी फ्रेशली मेड एंड रूम टेम्परेचर। ऐसे ही हम लोग बात करें कि डाइजेस्टिफायर स्लो है तो उसको कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक तो हम लोग खाने को देख के, खाना है तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है, या फिर खाना मिल गया तो अच्छा जो भी मिल गया वो खा लिया, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जब आपको भूख लगे तभी खाना खाएं, आराम से खाना खाएं और ध्यान आपका सब खाने में हो। बहुत जल्दी जल्दी जो खाना खाया जाता है उसमें या तो हम लोग ज्यादा खा लेते हैं या अच्छे से कुछ च्यू नहीं करते हैं, तो वो हमारी डाइजेशन में बहुत अच्छे से लाइट डाइजेस्ट फूड नहीं रहता है। ऐसे ही खाना खाने के टाइम पे स्पेसिफिकली, बट इन जनरल भी आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहे। बहुत ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ज्यादा डर है, जो बहुत ज्यादा एंजाइटी है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, उसको हम लोग अगर अवॉइड कर सके तो वो भी हमारे डाइजेशन में हमें हेल्प कर सकता है। कुछ ना कुछ एक्सरसाइज रूटीन हमारा जरूर होना चाहिए। इट कुड बी लाइक टू एक्सरसाइज, लाइक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हो, थोड़ा बहुत व्यायाम हो गया। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वात प्रकृति के मेनली लोग ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना सजेस्ट नहीं करते, मगर थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपकी एक्सरसाइज का रूटीन आपकी प्रकृति के हिसाब से जो सुटेबल है वो आपकी लाइफस्टाइल में जरूर होना चाहिए। ऐसे ही खाना खाया और बैठ गए या सो गए, ये चीजें अवॉइड करें, बिकॉज वो हमारे डाइजेशन को फर्दर स्लो डाउन करता है। और बहुत ज्यादा पानी पीना। ना इसमें मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूंगी, सीजन के हिसाब से हमें ज्यादा या कम पानी लेना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है कि ज्यादा पानी पीने से हम अच्छे रहते हैं। ये एक माइंड में हमारा वो रहता है कि कुछ लोग 5-6 लीटर पानी पूरे दिन में पिएंगे, तो नहीं है। जितना बॉडी को जरूरत है उतना लेना चाहिए। जैसे समर सीजन में हम लोग बोलें कि ठीक है 2.5 to 3 लीटर, 2.5 से 3 लीटर तक पानी हम लोग समर सीजन में लेते हैं तो ठीक है। विंटर्स में अराउंड 2 लीटर्स ऑफ लिक्विड्स हैं या वाटर है वो हो जाता है तो दैट्स ओके। मगर 5-6 लीटर तक पानी बहुत ज्यादा पीना वो भी हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है उसको स्लो डाउन करता है। तो बहुत ज्यादा हमें पानी भी नहीं लेना चाहिए। पानी या लिक्विड्स ना, बहुत ज्यादा एक्सेस ऑफ एवरीथिंग ना, किसी भी चीज का आप एक्सेस नहीं करेंगे तो हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो स्ट्रॉन्ग है। आप में से अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। हमने इसमें डाइट, लाइफस्टाइल की हमने बात करी, जो इसको बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं, जो एग्रावेटिंग फैक्टर्स हैं उसकी बात करी है। एंड पर्टिकुलरली हर्ब्स की, मेडिसिन की मैंने यहाँ बात नहीं करी। रिलेटेड भी वो बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक आपके प्रकृति के हिसाब से, आपके सिम्टम्स के हिसाब से हम लोग वो सजेस्ट करते हैं। हाँ ये है कि जैसे हम लोग घर के मसालों की बात करें, हमने बात करी कि जैसे सौंठ है ना, या सौंफ है, थोड़ा सा जीरा है, धनिया है, ऐसी जो चीजें हैं, थोड़ी काली मिर्ची है, ऐसी चीजें हमें हेल्प करती हैं हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने में, मगर एक्सेस तो इनका भी हमें नहीं करना है। सो ये हमने एक अपने लेवल पे हम लोग कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं उस पर बात करी। बट अगेन मेरी ये सजेशन ये रहेगी कि एनीबडी ऑफ यू या आपके आसपास में किसी को भी ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं तो एक बार आयुर्वेदा के डॉक्टर से मिलके आप अपना डाइट, लाइफस्टाइल या पूरा
जो उसके कॉजेज हैं उसे जरूर डिस्कस करिए। हम लोग अपना एक ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आप में से कभी किसी को कोई भी क्वेश्चन है, अभी अगर कुछ क्वेश्चन ध्यान में नहीं है, अगर कोई भी हेल्थ रिलेटेड इशू आप डिस्कस करना चाह रहे हो या कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कभी भी ईमेल कर सकते हैं। थैंक्स एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आप सबका अटेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा आभार। एंड हमारा ईमेल एड्रेस हमने एक बार चैट में प्रोवाइड किया है। आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमसे मैं कभी भी ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।